Hello everyone and a warm welcome on the Gravity Circles Biology channel. My dear students, in the last class we have completed with the gel electrophoresis technique and मैंने आप लोगों से क्लास के एंड में क्वेश्चन भी पूछा था जिसका प्रोबेबली आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दे देंगे. अभी अगर वीडियो नहीं देखा है तो, और अगर देख लिया है तो जल्दी जल्दी से उसका आंसर दे दो. ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम लोग टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आगे के कुछ एक एंजाइम्स पढ़ेंगे. अगर आप लोगों को एक क्विक रिवीजन चाहिए है तो मैं फटाफट से बता देती हूँ कि हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं. अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है. देखो, जब हम बात करते हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो हम देखते हैं एंजाइम्स और हम देखते हैं वेक्टर और हम देखते हैं होस्ट. ये तीन चीजें हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझी. फिर हमने जब एंजाइम्स की बात करी तो हमने देखे कि कुछ एक एंजाइम्स हमारे पास में बहुत डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स थे और वो बैक्टीरिया से हमने एक्सट्रैक्ट करे और उन एंजाइम्स को हमने नाम दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. और ये वाली कैटेगरी ऑफ एंजाइम हम लोगों ने बहुत प्रॉपरली और डिटेल में समझ ली. फिर हमने ये भी देखा कि जिस हिसाब से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स कट करके डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग अलग कर देते हैं तो उन कटे हुए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, उन डीएनए स्मॉल फ्रेगमेंट पीसेस को हम लोग कैसे सेपरेट आउट करेंगे और हम लोग उनको कैसे आइसोलेट करेंगे ताकि हमारे पास में जीन ऑफ इंटरेस्ट आ सके और हमारे पास में प्लाज्मिड या वेक्टर का डीएनए भी आ सके. एक तो ये बात देखी. अब अगला हम लोगों को क्या देखना है? अगला हम लोग को देखना है कि हमारे पास में जो दो डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब कि जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड या जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर डीएनए ज्यादा बेटर होगा बोलना. तो इनको हम जोड़ेंगे कैसे? और जोड़ने के लिए हमारे पास जो एंजाइम चाहिए होता है बच्चों, उसका नाम होता है डीएनए लाइगेज. ठीक है, लाइगेशन का एंजाइम. तो हम अभी देखेंगे डीएनए लाइगेज क्या होता है. और तीसरा हमारे पास में आएगा कि जब हम लोग आर्टिफिशियली डीएनए के फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनवाते हैं और ये हम करते हैं आरटीपीसीआर टेक्निक में, जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. और ये आरटीपीसीआर टेक्निक के समय जब हम डीएनए की पॉलीमराइजेशन ऑफ स्ट्रैंड कराते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर हम लोग दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनवाते हैं, तो हमारे पास में एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट आती है और वो एंजाइम का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज. तो ये दोनों एंजाइम्स हमारे बाकी थे और हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑलरेडी पढ़ लिया है. तो हम डीएनए लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज को क्विकली देखते हैं और इसके तुरंत बाद में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर पढ़ना. ठीक है, तो देखते हैं. हमारे पास आता है पहला जो एंजाइम मैंने बताया, उसका नाम है T4 डीएनए लाइगेज. हम देख रहे हैं बेसिकली सेकंड एंजाइम कैटेगरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बाद वाला, जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज. ठीक है, चलो. अब है ना, लाइगेशन का मतलब होता है टू जॉइन समथिंग. ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा एंजाइम्स के द्वारा काटे जाने के ऊपर डीएनए जो है वो दो अलग अलग तरीके से कट सकता था. या तो डीएनए ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर लेता, ठीक है, या तो डीएनए स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर लेता, जहां पर उनके पास ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते जिनकी ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अफाइनिटी है, पर आपस में जुड़ना जो है वो हमें एड कराना पड़ेगा, किसी ना किसी एंजाइम की मदद लेनी पड़ेगी. राइट. तो हम देखें, अगर हमारे पास में डीएनए के ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है, मतलब कि हमारा डीएनए स्टिकी एंड्स बन गए हैं उसके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट किए जाने पे, तो भी हमें डीएनए लाइगेज चाहिए होगा. ठीक है, और अगर हमारा डीएनए जो है वो ब्लंट एंड में कट गया है तो भी हमें डीएनए लाइगेज चाहिए होगा, क्योंकि डीएनए लाइगेज जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? वो बॉन्ड क्रिएट करता है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझना है. बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं इसमें और वो लोग हाइड्रोजन बॉन्ड सोचते हैं, पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट नहीं करते हैं. ठीक है, डीएनए लाइगेज विल ऑलवेज क्रिएट द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ टू डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स. ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूं डीएनए लाइगेज कौन सा बॉन्ड जोड़ेगा. ठीक है, इट विल फॉर्म फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. इट विल फॉर्म फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ठीक है, बिटवीन
between adjacent nucleotide of two DNA fragments। ठीक है, ये वाली बात है और ये समझ आ गई हम लोगों को। ये एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा सभी लोग बहुत ध्यान से। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन अक्सर। अच्छा, एक ये डीएनए लाइगेज वाली बात समझ आ गई। अब एक और क्या बात समझानी थी इसमें कि यहाँ आता कहाँ से एंजाइम हमारे पास, है ना। तो मुझे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन से ऑर्गेनिजम्स, या ऑर्गेनिज्म शब्द भी इस्तेमाल करना गलत होगा, किसके पास में बेस्ट पॉसिबिलिटी है किसी दूसरे के डीएनए में जुड़ने की। कौन अटैकिंग टेंडेंसी का ऐसा कोई जीव है भी या नहीं है जो कि हमारी बॉडी में आके रेप्लिकेट करना जानता है, जिसको अपने न्यूक्लिक एसिड को किसी और के न्यूक्लिक एसिड के साथ जोड़ना आसानी से आता है। ऐसा क्या है? ऐसा है वायरसेस। ठीक है, तो वायरसेस के पास में तो हम जानते हैं कि इनहेरेंट कैपेसिटी होती है और टेंडेंसी भी होती है कि वो किसी और की बॉडी में जाके अपने जेनेटिक कंटेंट को उसके जेनेटिक कंटेंट के साथ में मिक्स अप करके जोड़ना जानते हैं ताकि रेप्लिकेट कर पाए। हमने डीएनए लाइगेज एंजाइम एक बैक्टीरियोफेज वायरस से निकाला। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम था कि उसके पास में ऐसा एंजाइम जरूर होगा जो कि डीएनए के एक फ्रेगमेंट को डीएनए के दूसरे फ्रेगमेंट से जोड़ना जानता हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं डीएनए लाइगेज हमने किससे ऑब्टेन किया, हम बोलेंगे डीएनए लाइगेज हमारे पास है T4 डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियोफेज। ठीक है, वायरस। ओके, इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, एंड दिस डीएनए लाइगेज एंजाइम इज देयरबाय नोन एज T4 डीएनए लाइगेज। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, therefore enzyme is also known as ठीक है, known as T4 डीएनए लाइगेज। ठीक है, आ गया क्या समझ? तो ये वाली बात आप लोग को समझने की थी, जो कि हमारे पास फर्स्ट एंजाइम हो गया, सेकंड हमने देख लिया। अभी तुम लोग एक और चीज देख लो, यहाँ पर जो फोटोग्राफ मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने ये फोटोग्राफ बहुत जानबूझकर और सिलेक्टिवली लिया। और भले यहाँ पर हमारे पास ब्लंट एंड है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं अपन जीन ऑफ इंटरेस्ट है और हम ये मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर डीएनए है। ठीक है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट का 5' एंड है और ये वेक्टर डीएनए का 5' एंड है। ठीक है, ये वेक्टर डीएनए का 3' एंड है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट का 3' एंड है और हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स को जोड़ना है। ठीक है, अब देखो ये इसके और इसके बीच में बॉन्ड क्रिएट हो गया। ये कौन सा बॉन्ड क्रिएट हुआ? ये हुआ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मैंने ये जानबूझ के लिया। ठीक है, ये बताना चाहती थी मैं आप लोगों को कि ये रिएक्शन डीएनए लाइगेज की जब भी होती है ना, इट इज ऑलवेज एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब कि डीएनए लाइगेशन का काम जो है जनरली वो हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्टली कर पाते हैं या हम किसी सेल कल्चर में करवा पाते हैं, क्योंकि ये एक एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन है। आप समझ रहे हो? प्लस इसमें मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। एनटीए ने कई बार हमारे पास नीट के अंदर जो सैंपल पेपर्स दिए उसमें क्वेश्चन पूछा, ठीक है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन ऑफ द आरडीएनए एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, और उन्होंने ऑप्शन में दिया हमारे पास में सोडियम आयन मान लेते हैं। ठीक है, और एक दिया पोटेशियम आयन दिया, एक दिया उन्होंने हमारे पास में मैग्नीशियम आयन दिया और एक हमारे पास दे दिया मैंगनीज। Mn2+ होता है ना। हाँ, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम आयन होना चाहिए आंसर। समझ आ गया? ठीक है, अगर यहाँ कैल्शियम दिया होता ना ऑप्शन में तो हमारे पास ऐसा कुछ बैठता जिसके अंदर हमें लिखना पड़ता बोथ 1 and 2। ठीक है, बोथ 2 and 3 सॉरी। रीजन क्योंकि कैल्शियम आयन भी चाहिए होता है और कैल्शियम आयन हम लोगों को आगे आएगा स्टेप में कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए चाहिए होता है होस्ट की, और मैग्नीशियम आयन तो आपको चाहिए आरडीएनए की एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस होंगी ही नहीं अगर मैग्नीशियम आयन नहीं होता वहां तो। ठीक है, तो ध्यान रख लेना हमेशा कि एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम डिपेंडेंट रिएक्शन होती है किसकी? डीएनए लाइगेज एंजाइम की। ठीक है, और फिर हमारे पास में ये आ जाएगा, ये हमारा आरडीएनए बन गया। आ गया समझ सभी लोगों को? ठीक है, तो ये हो गया डीएनए लाइगेज की एक्शन कैसे अचीव होती है और ये सेकंड कैटेगरी ऑफ एंजाइम।
नाउ द थर्ड एंजाइम कैटेगरी इज गोइंग टू बी द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स. ठीक है, ये एंजाइम जो हैं आप लोगों ने डेफिनेटली सुने हैं. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल दी लिविंग सेल्स जितने भी हैं सब में पाया जाएगा, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज विल हेल्प इन द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए. ठीक है, इंडीड इट विल बी प्रेजेंट डेफिनेटली. वायरसेस के पास में नहीं होगा क्योंकि उनको हम कनेक्टिंग लिंक में रखते हैं और वायरसेस हमारी बॉडी में आके अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं या किसी भी होस्ट के ऊपर अटैक करके उसके अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं. अब मान लो कि मैं ये बोलूं कि मेरे पास में एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है मैंने बहुत मुश्किल से किसी ऑर्गेनिज्म से निकाला, वेदर इट इज अ प्लांट और इट इज एन एनिमल. हमने बहुत मुश्किल से काफी रिसर्च कंडक्ट किया और मैंने वो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला. तब मैं ये चाहूंगी क्या कि मैं बार बार उतनी ही मेहनत लगा के जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालूं जब भी मुझे फर्दर रिक्वायरमेंट पड़े आगे, या मैं ये चाहूंगी कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है कैसे भी करके काश मैं उसकी कॉपीज बना लेती ताकि मुझे बार बार उस ऑर्गेनिज्म को भी परेशान नहीं करना पड़ता जिसके अंदर से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, और हमारे लिए भी वो हैक्टिक नहीं होता कि हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है समहाउ बिकॉज वी हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट, राइट. ऐसे हम जनरली भी करते हैं ना, that if we have a driving license or so, ठीक है, what our parents used to do and used to teach us every time that please make a certain copy of that and store it, ठीक है, so that in by any chance if you don't have it तो आपके पास कॉपी हो, है ना. वैसे जीन की कॉपीज बनाना, ठीक है. अब जीन की कॉपीज बना रहे हैं तो यहाँ पर कैसे पॉसिबल है, तो क्या हम इसको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर करें या हमारे पास कोई मशीन हो जिसमें कि मल्टीपल कॉपीज बन जाती है, उसकी फोटोकॉपी मशीन होती है. वैसे करके जीन की कॉपीज कैसे बनाए, तो जीन की कॉपीज बनती हैं RT-PCR टेक्निक के द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा. ठीक है, ये रिएक्शन करते समय हमें बॉडी का मीडियम तो नहीं है, एक मशीन के अंदर काम करवा रहे हैं. जब एक मशीन के अंदर काम करवा रहे तो हमें एंजाइम तो देना पड़ेगा ना उसको, जो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैरी आउट करवाता हो. ठीक है, अब ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैरी आउट करवाने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड इसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज. लेकिन जब हम ये रिएक्शन कंडक्ट कराते हैं एक मशीन लेवल पर जाके, ठीक है, तो कई बार हम लोगों को टेम्परेचर को बहुत बढ़ाना पड़ता है. मान लो कि तुम्हारे पास टेम्परेचर 90 डिग्री है, तो मुझे ये बताओ कि क्या 90 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी इंसान का एंजाइम काम करेगा? तब हम बोलेंगे ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वो तो डीनेचर हो जाएगा. ठीक है, तो डीनेचुरेशन वाज अ प्रॉब्लम कि हम अपना खुद का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल नहीं करके हम एक बैक्टीरिया से वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निकालते हैं और उस बैक्टीरिया का नाम होता है थर्मोफिलस एक्वाटिकस. क्या नाम होता है? थर्मोफिलस एक्वाटिकस. ये बेसिकली एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है, एक ऐसा जीनस ऑफ बैक्टीरिया है जो कि हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाया जाता है. कहां पाया जाता है? हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाया जाता है, जो कि बहुत ही गर्म टेम्परेचर में कुछ एक थर्मोफाइल बैक्टीरिया सॉरी, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर और फाइल का मतलब होता है लविंग. तो थर्मो मतलब कि टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया की कुछ एक ऐसी जीनस है जो कि हॉट सल्फर स्प्रिंग में रहती हैं जिंदा. ठीक है, तो क्या वो रेप्लिकेट नहीं करते होंगे? करते होंगे. क्या उनके जेनेटिक कंटेंट की कॉपी नहीं होती होगी. तो क्या उनके पास ऐसे एंजाइम होते होंगे जो कि इतने ज्यादा टेम्परेचर पर भी पॉलीमराइजेशन करवा ले? तब हम बोलेंगे यस. और ये आइडिया लगा के हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम थर्मोफिलस बैक्टीरिया से निकाला, ताकि जब हम आर्टिफिशियली मशीन के अंदर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस फेस कर रहे हैं और हम तब भी जीन की कॉपी कराना चाहते हैं, तो हमारे पास में एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज हो जो कि थर्मोस्टेबल हो, थर्मोलेबाइल नहीं. ठीक है, ये थर्मोस्टेबल और थर्मोलेबाइल शब्द दोनों एग्जामिनर्स के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. थर्मोस्टेबल वो एंजाइम होता है जो कि हाई टेम्परेचर पर स्टेबल है, हमें ये चाहिए, है ना. और थर्मोलेबाइल का मतलब होता है टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से ब्रेक डाउन हो जाए. लेबाइल का मतलब होता है इजिली ब्रेकेबल. ठीक है, फ्रेजाइल के जैसा शब्द है लेबाइल, तो ये हमें नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए? थर्मोस्टेबल एंजाइम चाहिए. आया समझ? ऐसा एंजाइम हमें मिला थर्मोफिलस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से. ये बैक्टीरिया की फोटो ली है मैंने साइड में, जो कि रॉड शेप के दिख रहे हैं हम लोगों को.
ये रॉड शेप बैक्टीरिया जो हैं ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में रहते हैं। ठीक है, काम कैसे करते हैं, अब ये भी पॉइंट है कि काम कैसे करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि एक डीएनए का स्ट्रैंड है हमारे पास में, ठीक है, हम इस स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाएंगे अगर, तो ये चेन इलोंगेट होती जाएगी, है ना। तो आप देखो कि इस पर्टिकुलर चेन के ऊपर जब हमने ए देखा तो एडेनिन के ऊपर हमारे पास में जो है थायमीन वाला न्यूक्लियोटाइड आके ज्वाइन हुआ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं थायमिडाइलिक एसिड, और ये आके ज्वाइन हुआ, दिख रहा है सबको। ऐसे आगे सी के ऊपर जी बन जाएगा, जी के ऊपर सी बन जाएगा, ऐसे करके ये रिएक्शन कंप्लीट करवा देगा कौन, आपका थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तब क्योंकि हमने इसको निकाला है किसी बैक्टीरिया से जिसका नाम था थर्मोफिलस एक्वेटिकस, हम इस डीएनए पॉलीमरेज का नाम क्या रख दें, हम इसका नाम रख देते हैं, एक मिनट, हाँ, थर्मोफिलस एक्वेटिकस से था तो हम इसका नाम रख देंगे टैक पॉलीमरेज एंजाइम। क्या नाम रख दिया इस डीएनए पॉलीमरेज का हमने, टैक पॉलीमरेज। जहां पर ये टी है थर्मोफिलस का, ए क्यू है एक्वेटिकस का, और पॉलीमरेज पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डन। So these are the two different enzymes which we were talking about in the enzyme category. Tools of biotechnology में enzyme portion complete होता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम next जो पढ़ने वाले हैं वो होता है वेक्टर, और वेक्टर्स हम बहुत सारे वेक्टर्स देखते हैं, पूरी लिस्ट देखते हैं वेक्टर्स की, फिर इसके बाद वाले लेक्चर में वो फटाफट से करा रही हूँ। ये शॉर्ट लेक्चर है, इसको पूरा देख लेना, ये मैं चाहती नहीं कि मैं मर्ज अप कर दूं दो चीजों को जो कि हौच पौच हो जाए। तो एंजाइम पहले खत्म कर दिए हैं, और बायोटेक में मैं बहुत डिटेल में करवा रही हूँ आप लोगों को, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाते हुए भी। एनसीईआरटी के माइनर हर एक डिटेल को कवर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे वेक्टर्स में, परंतु प्लीज ध्यान रखें कि हर एक चीज जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तुम लोग पूरा ध्यान से पढ़ो, और चैप्टर के नोट्स जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी मैं शायद चैप्टर कंप्लीशन के पहले ही प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। सो बाय एवरीवन एंड डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर।